ठीक है जी, चलिए तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम था आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके यस सर। ओके। सो तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही थी। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है कि कितनी एनर्जी हम किसी भी एटम को हम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक एक्स एटम है, तो तो कितनी एनर्जी हम इसको दी, कितनी एनर्जी हमने इसको दी। तो क्या किया जी इसने, ये आयन बन गया पॉजिटिव चार्ज लेकर, और एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। तो द अमाउंट ऑफ द एनर्जी required to remove an electron from an atom which is gaseous in state, and it should be isolated and in its ground state. The electron should be in its ground state. तो भाई ये मेन कंडीशन है जिन कंडीशन पे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होती है। आमतौर पे सर, आयनाइज जी हाँ, इन इट्स ग्राउंड स्टेट मतलब? ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो भाई सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में ही होना चाहिए। वो एक्साइटेड ना हो, ऐसा ना हो कि जी आपने इसको ऑलरेडी एनर्जी दी हुई है और यहाँ पर हो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन इट्स ग्राउंड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन वगैरह, अभी बात करेंगे आगे जाकर कार्बन की, तो वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो इसके आगे लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं, उससे पहले एक और टॉपिक है, उससे पहले एक और टॉपिक है, शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन। लिख लीजिए, शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन। सर आपने पेपर सबमिट कर दिए? नहीं अभी नहीं। ओके सर। ओके, तो ज़रा भाई मुझे कोई बताएं कि मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में शील्डिंग की बात करी थी, तो शील्डिंग क्या होती है? नॉर्मली इंग्लिश का लफ्ज़ है शील्ड करना, तो शील्ड करना क्या मतलब होता है? कवर करना, कवरिंग। वेरी गुड, कवर करना। तो भाई होता क्या है, शील्डिंग इज नथिंग बट द कवरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन? आउटर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल भाई ये न्यूक्लियस है हमारा, ये अंदर के ऑर्बिटल्स हैं, कंसिडर कर लो इसी में ही एसपीडी सब है, ठीक है। ये अंदर के ऑर्बिटल्स हैं और ये आउटर के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो अंदर वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो बाहर के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देगा न्यूक्लियस के इफेक्ट से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या करेगा जी? Shield. Sir, ठीक है, please repeat. अंदर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, अंदर वाले एसपीडीएफ जो भी ऑर्बिटल्स हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देगा। फॉर एग्जांपल ये एटम है भाई, ठीक है, हम नॉर्मल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एटम है, ये एटम यही साइज है एटम का, ओके। और उसके अंदर भी कुछ ऑर्बिटल्स होंगे, कुछ इतना बड़ा ऑर्बिटल भाई एसपीडीएफ जो आपने इसमें सुना होगा पिछले एटम वाले चैप्टर, एटम स्ट्रक्चर में एसपीडीएफ होते हैं। यस, और यस। एन वैल्यू होती है वही जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एन इज इक्वल टू 1 सबसे छोटा होता है, फिर 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अंदर वाले जितने भी शेल्स हैं, शेल्स मान लो अभी तो शेल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो शील्ड कर लेते हैं, वो कवर कर लेते हैं न्यूक्लियस को, ताकि न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन पर अपना इफेक्ट ना शो कर पाए, ओके। उसको कहते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इज नथिंग बट द शील्डिंग, यानी कि कवरिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस बाय द इनर ऑर्बिटल्स। बात क्लियर हुई? ये बात सर सबको समझ में आई? इस इफेक्ट का फायदा क्या होता है? बताऊंगा। इस इफेक्ट का फ़ायदा ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई है, क्या नाम है, कोई एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसने बहुत अच्छे से शील्ड कर रखा है, ओके। और उस शील्डिंग की वजह से हम उस इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाल सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल गया तो हमें उसको निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी कम। यस और नो?
ज्यादा शील्डिंग Yes, मतलब sir. इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, और कम शील्डिंग मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है, न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है तो वो टाइटली बाउंड करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन देर से निकलेगा। ये फर्क पड़ता है। आप आगे जाकर पढ़ोगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, क्योंकि लेंथेनाइट्स जो होते हैं वो उनके साइज जैसा छोटा होना चाहिए उससे ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है जी? उसका रीज़न यही है कि जो उसमें एफ जो आता है उसकी शील्डिंग पुअरेस्ट होती है, ठीक है, और पूरे शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस अपना इफेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा दिखा देता है, जिसकी वजह से चीज़ें श्रिंक कर जाती हैं। ये उसका एक वन ऑफ द एप्लीकेशंस है। ओके, तो भाई शील्डिंग इफेक्ट की आप डेफिनेशन ये लिख लीजिए सर। जी। जी हाँ सर, तो अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रिमूव कर सकते तो मतलब वो एटम भी नॉन रिएक्टिव होगा। वेरी गुड, सही बात है। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से बाउंडेड है, आउटर इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से बाउंडेड है तो इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी हाई होगी, इट विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यस। तो भाई लिखिए शील्डिंग के बारे में, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। द शील्डिंग और द कवरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द शील्डिंग और कवरिंग, कवरिंग भी कह सकते हैं, स्क्रीनिंग भी कह सकते हैं, शील्डिंग भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे, ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, फ्रॉम the effect of the nucleus by inner electrons, inner electrons ब्रैकेट में ऑर्बिटल्स लिख लीजिएगा। इनर इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से। ओके, सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो होता है एस का। द हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट विल बी इन द एस ऑर्बिटल। सबसे ज्यादा होता है जी एस का, फिर होता है पी का, फिर होता है डी का, और सबसे पूरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ का। ओके, अरे समझ में आया जी? यस सर। ठीक है, ओके। किसी को भी कोई डाउट है तो भाई पूछ लिया करो, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन ये है कि भाई एक बात बताइए, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? सर इंक्रीज। एंड व्हाई? decrease. सर बिकॉज द साइज Sir, रिड्यूसेस। ओके, डिक्रीज, Sir, decrease. इंक्रीज, ओके, कोई बात नहीं। और बाकी लोग भाई, अरे सबका Sir, increase. इंक्रीज होनी चाहिए। अच्छा जी, और बाकी इंक्रीज होनी चाहिए, और सर इंक्रीज। ओके, अरे भाई सबको बोलना है जी। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द आयनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। अच्छा, Sir, increase. ओके, इंक्रीज होनी चाहिए। ओके, बाकी लोग, अरे भाई सब लोग का जवाब चाहिए भाई। सर इंक्रीज। ओके ओके, खैर अब जरा सोचो अपने आप। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने ये बताई कि कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सही बात? अरे यस और नो? यस सर। ठीक है, अब जरा सोचो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं या नहीं? यस यस सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है
कि प्रोटॉन्स जो हैं, न्यूक्लियस जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे अपना इफेक्ट ज्यादा दिखा सकता है, और अगर न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा तो वो अच्छे से टाइटली बाउंड करके रखा रहेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। और अगर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे तो उनको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए या कम एनर्जी चाहिए? सर मोर एनर्जी। ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए कहते हैं जी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बढ़ती है भाई। तो इस हिसाब से सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? नोबल गैसेस। वेरी गुड, नोबल गैसेस की होनी चाहिए। नोबल और गैसेस। सबसे कम किसकी होनी चाहिए? Alkalis. अल्कली मेटल्स। वेरी गुड, अल्कली अल्कली मेटल्स। मेटल्स। अरे बात समझ में आई भाई सबको? यस सर। भाई ये तो एक नॉर्मल सा ट्रेंड है जो हम नॉर्मली देखते हैं। उस ट्रेंड में भी कभी कभी कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जिनको हम आमतौर पे एक्सेप्शंस कह देते हैं। वो एक्सेप्शंस नहीं होते, वो हमारे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, हमारे कंसेप्ट होते हैं। तो ऊपर से देखने में हमें ये लगेगा कि जी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो रही है जी, बढ़ रही है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। चलो अभी इसका बताओ, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप टू डाउन इन अ पीरियोडिक टेबल, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सर डिक्रीज। डिक्रीज। ओके, साइज बड़ा है तो इजीली रिमूव हो जाएंगे। वेरी गुड भाई। साइज बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा आउटर इलेक्ट्रॉन पे, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, तो कम एनर्जी हमारा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके भाई, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको यस सर। ठीक है? अरे सब लोग यस बोल दिया करो। यस सर। ओके ओके चलो अब एक प्यारा सा ट्रेंड लिखते हैं आपके सामने। हम नॉर्मली अगर बात करें तो हम जो लिखते हैं भाई, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए लिथियम की, लिथियम के बाद बेरियम की। अरे यस और नो? बेरियम, फिर बोरॉन, बोरॉन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की, फिर नियॉन की। क्लोरीन। अरे ये ऐसा होना चाहिए ना? यस सर। अरे सब Yes, बोल sir. दो भाई यस सर। अरे नो सर कुछ तो बोल दो। यस सर। यस हाँ। सर। अपने प्रेजेंस का कुछ तो सबूत दो कि सर हम प्रेजेंट हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर नाइट्रोजन। अरे हाइड्रोजन तो अभी छोड़ो, अभी हम बोरॉन और- ग्रुप सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता। फर्क आता है बेरिलियम और बोरॉन की पोजीशंस में और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की पोजीशंस में। ओके, नॉर्मल जो हम ट्रेंड लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं जी, लिथियम के बाद बोरॉन, और बोरॉन के बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। सर ये क्या हो गया? अरे सवाल आया दिमाग में, ये क्या हो गया? यानी कि यहाँ पर Exception. अरे एक्सेप्शन तो है, ठीक है, ले लो नाम एक्सेप्शन का, लेकिन ऐसा क्यों भैया? हर एक्सेप्शन का कोई रीजन भी तो होना चाहिए। सर क्योंकि बेरिलियम तो ज़्यादा स्टेबल है बोरॉन से। हाँ ठीक है, एक तरीके से बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं लिथियम की, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। क्या हो गया जी? 1s2 2s1। तो एक s के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जी, ये इसको निकालना बड़ा ही आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अरे यस और नो? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब हम बात करेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम का होता है जी एटॉमिक नंबर 4।
1s2 एंड 2s2। s तो है लेकिन फुल्ली फिल्ड है जी। अरे फुल्ली फिल्ड मतलब ज्यादा स्टेबल, ज्यादा खुश। और अगर Yes, मैं sir. बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन के अंदर एटॉमिक नंबर होता है जी 5। 1s2, 1s2 2s2, 2p1। 2p1। भाई 2s2 तो इसमें पूरा भरा हुआ है ही, लेकिन 2p1 अकेला है। यहां पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। और हुआ क्या, असल में हुआ ये कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, इन्होंने कर दिया शील्डिंग। ठीक है जी, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जब शील्डिंग हो गई तो इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये और दूर चला गया। दूर चला गया का मतलब जल्दी निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा का मतलब कम एनर्जी चाहिए। एक तरीका ये है इसको समझने का, जो असल एक्सप्लेनेशन है। और आप नॉर्मली अगर समझना चाहो तो देखो जी, ऐसा है फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। अरे बताया था या नहीं? बड़ी खामोशी दिख रही है भाई, क्या बात है? यस सर। नहीं अपने सवाल पूछो जरा, मुझे लग रहा है कहीं कंफ्यूज हो गए। अरे जल्दी बता दो। अगर क्लियर चल रहा है तो क्लियर बोल दो। क्लियर। Clear. सर जी सर अगर बेरिलियम स्टेबल है तो फिर उसके कैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? बिल्कुल सही बात है। अगर बेरिलियम स्टेबल है तो उसके इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होंगे? बेशक बेरिलियम स्टेबल तो है ये, लेकिन हाईली स्टेबल नहीं, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं। अगर ये इसको बहुत ज्यादा स्टेबल होना है तो इसके 2p के अंदर भी सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए। अब जरा एक चीज देखो, मीटिंग ओवर। सब बेरिलियम को बस ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जी हाँ, बेरिलियम को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि वो फुली फिल्ड है। दैट्स इट। अब समझ में आया जी, बोरॉन पहले था और बेरिलियम बाद में था, तो क्यों? यस सर। पक्का ना भाई? बोरॉन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसको निकालना आसान था, लेकिन बेरिलियम के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन थे, वो भी पेयर्ड, इसलिए इसको निकालना मुश्किल था। अब जरा खुद सोचना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का केस। मैं वो लिख रहा हूं, ये है जी हमारा ऑक्सीजन, ये है हमारा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्या होता है जी? एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन का हो गया जी 1s2, 2s2, 2s2 एंड 2p4। 4। नाइट्रोजन का हो गया जी 1s2, 2s2, 2p3। 3। भाई s तो बना लो जी, 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी s के अंदर आपके आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर मुझे 4 भरने हैं। तो जी 1, 2, 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब मैं अगर इसकी बात करूं जी नाइट्रोजन की, तो यहाँ है जी 3, 1, 2 और 3। जरा सोचो और मुझे बताओ इनमें से दोनों में से कौन से ज्यादा स्टेबल है? सर क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन। बेशक नाइट्रोजन है। कॉन्फ़िगरेशन। एग्जैक्टली। मैंने पिछली क्लास में या फिर पिछले लेक्चर्स में बताया होगा कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर्स। अरे यस और नो? यस Yes, सर। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन विल बी मोर स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल है तो मतलब ज्यादा खुश है। इसको सैड करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन विल नीड मोर एनर्जी
एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। अरे यहाँ ये समझ में आया? Yes, sir. अरे Yes, सब, sir. सब लोगों के आया या Sure. नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हम्म। बेरिलियम और लिथियम की केस में बेरिलियम को पहले आना चाहिए ना, क्योंकि उसकी ज़्यादा फिल है। उसके बेरिलियम 1s2 2s2 है और देखिए, लिथियम के 1s2 ये है 2s1। लिथियम है हमारा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है करीब, ये डबल इलेक्ट्रॉन है। अरे इसका पेट भरा हुआ है, सिर्फ भरा हुआ है, इसका पेट फुल भरा हुआ है, तो ये तो भाई ज़्यादा, ये तो कम खुश होगा ना। ये हायर मिडिल क्लास आदमी, पैसा तो है ठीक है, लेकिन ये बेचारे ज़्यादा ही बड़े आदमी हैं भाई, इनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, ये ज़्यादा ही खुश हो। अब इनके पास पैसा तो है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं जी, मैं पहले डोनेट कर दूंगा, तुम ज़्यादा कंजूस आदमी हो, तुम मत करोगे। अरे समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. असल में ऐसा होता है, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना ना ऐसा होता है। देखो फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, ये वाला ठीक है, और ये है, इसके पास है पूरा 100 का नोट, इसके पास है 101 रुपया, कौन जल्दी डोनेट कर देगा? अरे 1 रुपया उसके बाद एक्स्ट्रा होगा ना, 101 का नोट तो होगा नहीं, कर देगा सर। है ना? तो 101 वाला 1 रुपया पहले डोनेट कर देगा, तो उसका मतलब ये है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जिसने वो जल्दी डोनेट कर दिया एज कम्पेयर टू दिस वन। अरे समझ में आई बात? ऐसे ही इस वाले केस में, Yes, sir. ऐसे ही इस वाले केस में भाई इसके पास एक 50 का नोट तैयार है, इसके पास थे जी 55 रुपए, तो 5 का अलग ही वो तो होगा, तो उसने वो पहले डोनेट Yes. कर दिया, इसलिए ऑक्सीजन पहले है, नाइट्रोजन sir. बाद में। ठीक है, तो भाई हमारा ऑर्डर जो होगा Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी का वो ऐसा होता है जी। सॉरी कौन सा, हाँ ये ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. अगर क्लियर है तो ज़रा यस लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, नहीं तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। एक सेकंड, ओके। अब जो मैंने ये आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको बताया था, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको बताया था, वो मैंने बताया था जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसे ही फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर होती है ना, जिसको हम IE1 बोलते हैं, ये हो गई हमारी पहली आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद होती है हमारी IE2 यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? ऐसे ही इसके बाद आती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? अब ये चीज़ है ना, सक्सेसिव है। आपको एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना आ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, चलो भाई एक बात बताओ, मेरे पास है सोडियम, चलो सोडियम छोड़ो, अभी जो करा है ना उसी के एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास है लिथियम और है मेरे पास बेरिलियम, ठीक है। क्या क्या है जी? Lithium, beryllium. वेरी गुड, लिथियम और बेरिलियम है। अब लिथियम बेरिलियम में पहली आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, जल्दी से बता दो। Beryllium Beryllium की ज्यादा होगी. की ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम होगी। की ज्यादा होगी, लिथियम की कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. IE फर्स्ट है। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2 की, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की। अब देखो, बहुत गौर से देखना, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो गया जी लिथियम प्लस एंड बेरिलियम प्लस। अब लिथियम प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। नॉर्मली इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, अब कितने हैं इलेक्ट्रॉन इसके पास? सिर्फ और सिर्फ एस में रह गए जी 2 इलेक्ट्रॉन। 1s2 और ये electrons. खाली है, ये है हमारा 1s2 एंड 2s0 ऐसा हो गया।
और बेरिलियम की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया जी ये और ये 1s2 एंड 2s1। अब जरा मुझे बताओ जी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हाई होगी और किसकी कम होगी? लिथियम प्लस हैज लिथियम मोर। की हाई होगी और बेरिलियम की लो होगी। अरे लिथियम की हाई होगी, बेरिलियम की कम होगी। ये आपका Yes, नीट sir. में आया हुआ क्वेश्चन है कि जी लिथियम और बेरिलियम में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हाई होती है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से आगे का भी कर सकते हो। अरे भाई फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जी। मेरे पास है एल्यूमिनियम, चलो एल्यूमिनियम छोड़ो, बोरॉन लेते हैं, बोरॉन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या, कार्बन ले लेते हैं, चलो बोरॉन और कार्बन। इसमें से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हाई होगी? सर कार्बन की हाई होगी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सोचो सोचो सोचो, अच्छे से सोचो। सर इसमें 2+ लगा देंगे। हाँ ऑब्वियसली सर कार्बन। कार्बन की ज्यादा होगी, क्यों? यस सर। सर बिकॉज सर वो 2s2 में आ जाएगा एंड वहाँ पे ऐड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में। ठीक है, वेरी गुड। और अगर IE4 की बात करूँ मैं? सर देन बोरॉन बिकॉज फिर वो 1s2 में आ जाएगा। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन समझ में आया जी सबको? सर ये वाला सर ये question- बोरॉन कार्बन वाला दोबारा बता दीजिए। ओके ओके ओके। क्वेश्चन ये है जी सॉरी, बोरॉन है और कार्बन है। बोरॉन की और कार्बन की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो मैं ये हो गया B3+ और 2+, बोरॉन 2+ और कार्बन 2+। ठीक है जी, बोरॉन 2+ का मतलब हो गया जी हमारा 1s2 एंड 2s1 और कार्बन में हो गया जी 1s2 2s2। किसकी हाई है? कौन देर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा? कार्बन। कार्बन। वेरी गुड, कार्बन निकालेगा जी देर से, बोरॉन जल्दी निकाल देगा। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की ज्यादा है, नहीं किसकी ज्यादा है? कार्बन की ज्यादा है। कार्बन। अगर हम फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें IE4 तो बेरिलियम 3+ और कार्बन 3+। सॉरी, तो ये तो हो गया हमारा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2s खाली, और इसके अंदर होगा जी 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बता दो जी किसकी ज्यादा होगी? सर अब बोरॉन की होगी। बात ही खत्म। बोरॉन। Very good, बोरॉन। किसकी ज्यादा होगी? अरे समझ में आ रही हैं बातें? कोई है जी जिसको डाउट है? यस सर। अरे क्या कोई किसी को डाउट है? सर आपने आयनाइजेशन एनर्जी 1 से स्टार्ट नहीं करी, हाँ, कोई 3 बात से नहीं। करी है। कोई बात नहीं, वो कैसे करी आपने? अरे आप 1 से स्टार्ट कर लो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। देखो ये 3 है एनर्जी, सर आपने 3 से कैसे करी? 3 से कैसे करी? नीट में क्वेश्चन ना कभी बता के नहीं आएगा 1 2 3 करके, नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। मैं बताता हूँ 3 से मैंने क्यों करी। असल में मैंने ये केस जनरेट कराने के लिए करी थी जिसमें एक ज़्यादा हो जाए कार्बन में और एक अचानक से बोरॉन में कम हो जाए, इसलिए ये केस करने के लिए करी थी। अदरवाइज 1 2 3 से ही आपको स्टार्ट करना है जी। बोरॉन की पहली आयनाइजेशन एनर्जी, बोरॉन की पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी IE1 क्या हो गई जी? बोरॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और बोरॉन प्लस बना लिया, ये हो गई पहली आयनाइजेशन एनर्जी। अब बोरॉन प्लस ने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला और बोरॉन को 2+ कर दिया, ये हो गई जी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई जी? इस बोरॉन 2+ ने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला और बोरॉन को 3+ बना दिया, ये हो गई हमारी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है? यस सर। सर बी की आयनाइजेशन एनर्जी सी से मतलब ज्यादा है, मतलब बी की ज्यादा है
सी हाँ से, इसके अंदर और वो इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा स्टेबल है हाँ पी। वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सर स्क्रीन शिफ्ट कर दिए। और शिफ्ट करनी है जी। अब देखो सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया इसी से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज, ये क्वेश्चन लिख लो और क्लास के बाद ना इसके आंसर्स लिखकर मुझे सबमिट करना। सब लोग पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास पर्सनली सबमिट कर देना, लेकिन मुझे चाहिए। अरे यस और नो? ओके ओके सर। सर आप ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं देंगे ना? नहीं नहीं, 4-5 क्वेश्चन है बस। ओके सर। ओके। सैडली इतने आसान क्वेश्चन आईआईटीज में नहीं आते। अरे भाई देखो याद रखो एक बात, कभी भी कोई क्वेश्चन हो, कहीं कैसा भी कोई क्वेश्चन हो, उसके दो पार्ट होते हैं, या तो वो आता है या नहीं आता। सिंपल। क्वेश्चन हार्ड या इजी नहीं होता कभी भी, या तो आता है या नहीं आता, दैट्स इट। पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट संडे बिल्कुल होगी जी, नेक्स्ट संडे बिल्कुल क्लास होगी, ना होने की कोई वजह नहीं है। ठीक है, चलो जी पहला क्वेश्चन है वाई डज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वाई डज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी increases as we go from left to right across a period? Okay, why does the ionization energy increases as we go from left to right across a period? अरे सबको आता है इसका आंसर? यस सर। यस अरे सर। अभी तो बताया था। यस सर। यस सर। अरे सब लोग बाकी, अरे यार बड़े, यस सर। यस सर आता है। हाँ ग्रेट, गुड यस सर। गुड। ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई the ionization enthalpy decreases down the group in a periodic table. Explain why the ionization enthalpy decreases down the group in the periodic table. ठीक है जी। यस सर। Third question. The first ionization energy of oxygen, second question repeat करूं, explain why the ionization energy and ionization enthalpy decreases down the group. Third question है जी, the first ionization energy of the oxygen, is dash then that of the nitrogen. Give reason. ऑक्सीजन इसके बाद Oxygen is by dash blank then that of nitrogen. Give reason. ठीक है जी।
Question number 4. The first ionization energy of boron. The first ionization energy of boron is blank then that of beryllium why? सर नेक्स्ट। इतने ही काफी हैं यार, आई थिंक। चलो एक और लिख लो। Yes, एक और लिख लो लास्ट। Yes. एक लास्ट। सर एक यस और। सर। अरे यार ये सब क्वेश्चन आते होंगे, मैं खुद बता चुका हूँ 2-2 3-3 बार सबको। यस सर, अभी अभी बताया था। Exactly. The first ionization energy of magnesium. The first ionization energy of magnesium is higher than the first ionization energy of sodium. Higher than the first ionization energy of sodium. But the second ionization energy of sodium is much higher than that of magnesium. Explain. अरे हो जाएगा जी। कौन सा एक्सप्लेन करूं बेटा? yes, sir. यस सर। ओ सॉरी, कौन सा रिपीट करना है? Fifth. The first ionization energy of magnesium is higher than the first ionization energy of sodium. But the second ionization energy of sodium is very higher than that of magnesium. Why? मतलब explain करना है। अरे सब कर लेंगे जी। सर जी हाँ। सेकेंड पार्ट में मैग्नीशियम की भी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ना? हाँ ऑब्वियसली है, सेकंड है। फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं, सेकंड को सेकंड से करते हैं। ठीक है जी। प्लीज रिपीट द थर्ड क्वेश्चन। अरे किसने मतलब जिसने भी क्वेश्चन लिखे हैं ना सारे अच्छे से, वो ग्रुप में फोटो भेज देना, ठीक है? Okay, sir. Great. Okay, next topic is atomic radius. Atomic radius. अरे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। सर इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है ना? हाँ मोस्टली थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है। लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है। अभी एग्जांपल दी थी ना यार, वो वाली क्या नाम है, लिथियम और बेरिलियम वाली, कहाँ गई? सर ये हैगी। सर आप बताइएगा नहीं इसका आंसर। हाँ ठीक है, मैं नहीं बता रहा जी। ओके सर। एक मिनट। ओके सर बोरोन की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी +2 हो गई भाई।
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है +2 से +3 में जा रहा है वो। आगे आते हैं, बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, एटॉमिक। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी एटम का रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Distance between nucleus and outermost shell. डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। किसी ने क्या आउटर मोस्ट शेल देखा है जी? आज तक इलेक्ट्रॉन तो कोई देख नहीं पाया, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, हमें कैसे पता कि कौन सा शेल है कौन सा नहीं है? तो याद रखो हमेशा, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो नॉर्मली इतनी आराम से डिफाइन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन वो इतनी आराम से डिफाइन नहीं होता। असल में एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने के लिए हम उसके मॉलिक्यूल को निकालते हैं और उसके कंपाउंड को देखते हैं किस तरह का है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो रेडियस होता है हमारा, ये 3 तरह का होता है। ठीक है, 3 तरह का होता है। द फर्स्ट इज द कोवेलेंट रेडियस। द फर्स्ट वन is covalent radius. अच्छा हाँ, 4 है जी, 4 टाइप्स का। The first one is covalent radius. The second one is metallic radius. The third one is ionic radius, and the fourth one van der Waals radius. ये हमारे 4 तरह से हम रेडियस को डिफाइन करते हैं। लिखो जी, कोवेलेंट रेडियस। पहले एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिख लीजिए, जो अभी बताई थी बच्चे ने किसी ने। एटॉमिक रेडियस may be defined as, it is defined as the distance from the center of the nucleus, the distance from the center of the nucleus to the outermost shell which contains the electrons, to the outermost shell which contains the electrons. Which contains the electrons. कोवेलेंट रेडियस लिखिए जी। कोवेलेंट रेडियस it is defined as 1/2 of the distance between the centers of the nucleus of 2 adjacent similar atoms between the center of nucleus of 2 adjacent similar atoms. अच्छा, कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बना होता है जी? किस तरह के एटम होते हैं जी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होते हैं जी? नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल्स होते हैं। यस सर। तो नॉन मेटल्स की ही बात हो रही है। सिमिलर एटम्स जॉइंट ईच अदर बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 adjacent similar atoms joined to each other by single covalent bond. तो भाई हुआ क्या?
ये हमारा एक एटम है, ए ही एटम है ये, और इसके साथ एक और एटम जुड़ा हुआ है जी, ये भी ए ही है। तो ये इसका न्यूक्लियस है जी, चलो ब्लू से बना देते हैं न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस, मान लो इसका डिस्टेंस ए है, तो a/2 जो है वो हमारा रेडियस है। 1/2 of the distance between the nucleus of the two same atom, to the similar atom which are joined by the single bond, single covalent bond. सर जी सर इन्होंने सिंपली ए एटम का डिस्टेंस कोवलेंट बॉन्ड तक क्यों नहीं लिया? यहाँ से यहाँ तक का, अच्छा सिर्फ नहीं, एक, ये सिर्फ जो इतना बीच में लाइन है। इसका रेडियस। नहीं, यस सर इतना। हाँ इतना क्यों नहीं लिया भाई बेटा, अकेले एटम का हम निकाल भी तो नहीं सकते ना। हम एटम देखकर नहीं बता सकते कि उसका शेल कितना बड़ा होगा कितना नहीं होगा। सिर्फ थ्योरेटिकली तो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर रहे थे कि nth शेल का कितना डिस्टेंस होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम नहीं, एक्चुअली हम नहीं, एक्सपेरिमेंटली हम नहीं कर सकते। तो असल में करते क्या है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट याद है? नहीं सर। अरे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल, यस सर। है ना? तो उसमें क्या हुआ था, उसमें अल्फा पार्टिकल पास करी गई थी, तो उसमें पता लग गया था इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इसमें पता लग गया था इसका न्यूक्लियस कहाँ है। अब यहाँ से हमें यहाँ पता लग गया, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा और यहाँ कोई सिग्नल नहीं आ रहा। सिग्नल मतलब कोई रेडिएशन यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी वजह से ये हार्ड डेंस है। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया, ये मिल गया, इसके बीच का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसका डिस्टेंस से आ गया, उसके बाद हम रेडियस निकाल सकते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल, किस तरीके से निकालते हैं। ये मेथड नहीं है निकालने का, ठीक है जी। यस सर। मेटालिक पे आइए, मेटालिक रेडियस। It is defined as the half distance between half distance between the centers of the nucleus, of two adjacent metallic atoms in the metallic crystal. Sir, in the metallic crystal. ओके इसके बाद आ जाइए आयनिक में, आयनिक रेडियस। it is defined as effective distance from the center of the nucleus of an ion up to which it exerts its influence on the electron cloud. मतलब ये है कि हमारा ये क्या है जी, न्यूक्लियस, ये है एक एटम है और ये आयन है। मान लो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज।
अब ये कितनी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई एक एटम रखा हुआ है, इधर यहाँ पर कोई एक और दूसरा एटम रखा हुआ है, तो ये कितनी दूर तक अपना इफेक्ट शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ लिया हुआ है, मैं इसको और करीब करूँ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाने के बाद ये जो आयन है इस पर अपना इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है। ओके सर क्या इतना ही रेडियस है? दोबारा बोलिए बेटा। सर तो रेडियस ये तो नहीं है ना, लेकिन कौन सा वाला? यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ तक जहाँ तक एटम है। हाँ यही वाला तो है, यहाँ तक ये रेडियस होगा। वो जो बनाया था वो तो हाइपोथेटिकल बनाया था मैंने, अंदर वाला। ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है। जी हाँ, इतना बड़ा होगा ये एटम। क्यों होगा इतना बड़ा जी? क्योंकि यहाँ पर ये अपना इफेक्ट शो कर रहा है। भाई आयन क्या होते हैं? आयन बताओ जी क्या होते हैं? वो एटम जो कि पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो आयन्स होते हैं। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब कोई भी पॉजिटिव, अरे भाई चलो पॉजिटिव नेगेटिव 2 मिनट की साइड रखो, मान लो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है मेरे पास, मुझे इसकी फील्ड पता करनी है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक और मैग्नेट यहाँ लेके आऊंगा और थोड़ा पास लाता रहूंगा। जैसे ही इस मैग्नेट को इसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्जन हल्की सी भी फील हो जाएगी तो मुझे पता लग जाएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है। अरे यस और नो? यस। अरे ये वाली बात तो सबके समझ में आई? यस सर। है ना? तो देखो जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आयन जहां तक अपना इफेक्ट शो कर सकता है वो उसका आयनिक रेडियस होगा। It is defined as the effective distance from the center of the nucleus of the ion up to which it exerts its influence on the electron cloud. Excuse me, sir. Yes. सर फिर इसकी रेडियस तो इसके एक्चुअल साइज से ही बड़ी हो गई। अरे भाई वो तो एक एग्जाम्पल दिया था मेरे भाई, वो एग्जाम्पल दिया था। सर आप ये एग्जांपल रिपीट कर दीजिए। चलो, कौन सी वाली, मैग्नेट वाली या एटम वाली? एटम वाली। देखो जी, मान लो यहाँ पर कहीं एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और मुझे पता करना है कि ये एटम कितना बड़ा है। ओके, मान लो ये एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मुझे पता करना है इसका साइज कितना है। क्या करूँगा जी, एक और एटम लेकर आऊँगा नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। ठीक है जी, नेगेटिवली चार्ज, इसके पास लाता रहूँगा, पास लाता रहूँगा। अब यहाँ पर आकर ये रुक गया और यहाँ पर आकर जैसे ही रुक गया तो इसका मतलब यह है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ तक होगा। तो दिस विल बी द इसका रेडियस। अभी चलते रहो, ठीक है? इतना तो समझ में आया जितना मैंने बोल दिया, यस सर। है ना? यस आ गया। हाँ, इतना तो आ गया ना। हाँ, तो अभी चलते रहो। अभी असल चीज़ अच्छा ये बताओ, केमिस्ट्री के बाद कौन सी क्लास है आपकी? सर कोई सी नहीं। सर आज संडे है। ओके कोई बात नहीं, चलो। चलिए, ये दोनों पॉजिटिव आयन है ना? नहीं भैया, अरे भाई पॉजिटिव में कैसे अट्रैक्शन तो होता नहीं है ना। इसके लिए सर बट पॉजिटिव वो के लिए रुकेगा तो नेगेटिव तभी जब वो रिपल्शन होगा। क्या? सर वो दूसरा आयन आके वहीं रुकेगा जब रिपल्शन होगा, तो वो स्टॉप तभी होगा ना। हाँ ऑब्वियसली। तो रिपल्जन किस वजह से होता है? इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए रिपल्जन होता है। ठीक है, असल में जब देखो ये एक जो आपको जितनी डेफिनेशन मिल रही है एटॉमिक रेडियस की, बॉन्ड की, क्या नाम है, कितना डिस्टेंस होता है, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ,
ये सब एक हाइपोथेटिकल मिल रही है, असल डेफिनेशन तो आप बाद में जाकर पढ़ोगे। ये अभी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जी इनका डिस्टेंस ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, दैट्स इट। आगे जाकर मतलब 12th में नहीं जी, आगे जाकर मतलब ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, यस, ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, बीएससी हो सकता है। वो तो हम करेंगे ही। नहीं, अगर कुछ और भी करना है, इंजीनियरिंग भी जाना है तो वहाँ भी जनरल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और अगर आपको नीट वगैरह में भी जाना है वहाँ भी बायोकेमिस्ट्री वगैरह होती है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, केमिस्ट्री मिलेगी ज़िंदगी में, ठीक है। अरे सही है भाई। यस सर। जी ओके, तो ठीक है। अगला है वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल रेडियस। तो वंडरवाल रेडियस क्या होता है जी? असल में वंडरवाल रेडियस जो होता है इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज, चलो वो लिख लो पहले, इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 1/2 of the internuclear distance between the two similar adjacent atoms. Similar. सर 1/2 ऑफ द, 1/2 बेटा हाँ, 1/2, हाफ एक ही बात है यार, जो चाहे लिख लो। 1/2 of the internuclear distance between two similar adjacent atoms, belonging to the neighboring molecules सर टू सिमिलर एडजेसेंट एटम, हाँ, two similar adjacent atoms belonging to neighboring molecules of same substance, in solid state. सर ये डेफिनेशन किस चीज़ की थी? वंडरवाल रेडियस। ओके, वंडरवॉल्स एक साइंटिस्ट का नेम है। जी हाँ, साइंटिस्ट का। ओके, चलो अब ज़रा इतना बताओ सर, मेटालिक रेडियस में अरे मेटालिक रेडियस में ये था जी, मेटल क्रिस्टल होता है, ठीक है, उसके अंदर दो आसपास के जो भी एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस का हाफ, वो हो गया मेटालिक रेडियस। अब ज़रा एक प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जी हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल? बता दो जल्दी से। It increases. इन अ पीरियड, Across a period Or in it a group. increases and in a group it decreases. It across a increases. period it decreases, And while across across a a period period it increases. across a group it increases. ओके, चलो ग्रुप की बात करते हैं पहले। ग्रुप में क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि उसमें outermost shell increase number of होती है, shells इसीलिए Addition Addition due to the addition of charge shell. इतना नहीं होता। ओके, बाकी लोगों को नहीं पता भाई क्या? अरे प्यारे बच्चों, Sir, addition of shells with electrons. ओके ठीक है, तो उससे क्या होगा? डायरेक्टली साइज बढ़ जाएगा। सर उससे न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा
लास्ट वाली शेल्स नहीं पर। नहीं, न्यूक्लियर चार्ज का तो कोई सीन ही नहीं है इसमें। कहीं यहाँ तो सिंपल सी बात है, जब शेल ही इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन क्या था? ओके, क्वेश्चन ये था बेटा, एटॉमिक साइज एक ग्रुप में और एक पीरियड में किस तरीके से चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है? हाउ डज एटॉमिक साइज वेरीज इन अ ग्रुप एंड अ पीरियड, ये है जी क्वेश्चन। तो इन अ पीरियड, अगर किसी पीरियड की बात करें तो हम जानते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन जो है सेम शेल में अगर ऐड होगा तो होगा क्या, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है। और अगर हम ग्रुप की Yes, बात sir. करेंगे तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है और साथ साथ क्या भी बढ़ जाएगा जी, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल। तो उस शेल बढ़ने की वजह से क्या हो गया जी, एटॉमिक रेडिएशन। एटॉमिक साइज इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं द साइज ऑफ द कैटाइन, एनाइन एंड नॉर्मल एटम। द साइज ऑफ द कैटाइन, एनाइन एंड नॉर्मल एटम। सर एनायन का सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? अगर होगा तो क्यों? सर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एनायन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के एनायन का बाद इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है, और कैटायन का उससे कम होगा क्योंकि उसमें से एक निकाल लिया है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, बात तो ये आ रही है ना। न्यूक्लियर चार्ज जो होगा कैटायन में, जब उसमें से वो Shells एक कम हो जाए। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो वो श्रिंक हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने क्लास में बैठा हूँ, मैं आपको चॉकलेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में बैठे हुए, 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 ही चॉकलेट हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट क्लास से चला गया तो मैं कैटाइन बन गया और बाकी इलेक्ट्रॉन्स के मज़े आ गए, क्योंकि भाई 1/10 सबको एक्स्ट्रा मिलेगी चॉकलेट। तो 1/10 इलेक्ट्रॉन, वो 1/10 एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलने का मतलब है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बाकी इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन होंगी और साइज छोटा हो जाएगा। अरे समझ में आई बात ये? दोबारा बोल देते हैं, कोई बात नहीं भाई। ऐसा होता है जब एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, भाई न्यूक्लियस तो उतना ही बड़ा है ना, न्यूक्लियस में से तो कुछ नहीं निकला। तो न्यूक्लियस करेगा क्या, पहले वो 10 इलेक्ट्रॉन पर अपनी ताकत लगा रहा था, अब वो 9 इलेक्ट्रॉन पर अपनी ताकत दिखाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, 9 इलेक्ट्रॉन पर ताकत दिखाएगा तो वो ताकत ज्यादा होगी ना। अरे यस और नो? अरे सब लोग Yes, बोल दो sir. भाई। यस सर। अरे भाई बाकी सब सो गए। अरे सब हैं प्रेजेंट? यस सर। यस सर। हाँ जी। यस सर। तो ये वाली बात समझ में आई कि जी 10 इलेक्ट्रॉन पर Yes, जो sir. ताकत लगनी थी अब वो 9 पर लग रही है, तो ऑब्वियसली ज्यादा लगेगी। एक इलेक्ट्रॉन पे तो ज्यादा बोझ पड़ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा बोझ, इसका मतलब यह है पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसकी वजह से साइज थोड़ा और छोटा हो गया। तो दैट्स वाई कैटाइंस यानी कि पॉजिटिव आयंस का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू देयर नॉर्मल एटम्स। और ऐसे ही अगर हम एनाइंस की बात करें तो एनाइंस का क्या सीन है जी? एनाइंस का क्या सीन है? बिल्कुल सेम, बिगर साइज देन नॉर्मल एटम। बिल्कुल। उसमें क्या होगा जी, उसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन है वो और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा मतलब पर इलेक्ट्रॉन को और कम मिलेगा। अरे भाई पहले मैं एक चॉकलेट सबको दे रहा था, 2 बच्चे और आ गए एक्स्ट्रा। अरे भाई सबको शेयर करनी पड़ेगी, सबको कम चॉकलेट मिलेगी यानी कि कम इफेक्ट मिलेगा। कम इफेक्ट का मतलब ज़्यादा टाइटली बाउंडेशन नहीं होगी, कम टाइटली बाउंडेशन होगी। उसकी वजह से साइज अपने आप बढ़ जाएगा।
अरे ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस ठीक है, सर। तो भाई साइज ऑफ द कैटाइन बड़ा होता है या एनाइन बड़ा होता है? anion एनायन। एनायन। बहुत बढ़िया, एनाइन बड़ा होता है। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, Na एंड Na प्लस, इसमें से किसका रेडियस ज्यादा बड़ा होगा? Na Na। बाकी सब लोग? सर एन नॉर्मल है। वेरी गुड, सोडियम एटम का सर होगा जी। Na। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं सोडियम, नियॉन और फ्लोरीन की, और फ्लोरीन माइनस की, इनका जरा ऑर्डर बता दो। सर एफ माइनस देन एन ई। चलो Then अभी any. 2 मिनट के लिए F माइनस हटा देते हैं, ठीक है? चलो इनका बता दो। सर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अरे कोई भी ऑर्डर बता दो यार। सबसे कम किसका होगा जी साइज? फ्लोरीन। वेरी गुड, Fluorine. फ्लोरीन का। उसके बाद नियॉन देन Neon. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। sodium सॉरी sir neon सॉरी, नियॉन। ओके, नियॉन फिर सोडियम। F माइनस F Na प्लस, सॉरी इसमें यहाँ पर मैं नियॉन रखता हूँ। देखो गौर से देखना, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने हैं जी? 10 इलेक्ट्रॉन। और O2 माइनस, इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 10 इलेक्ट्रॉन। अब जरा मुझे बता दो जी साइज किसका सबसे छोटा होगा? fluorine सोचो, अच्छे से सोच लो, सबसे छोटा किसका होगा? कोई बात नहीं, टाइम लो आराम सोडियम से। प्लस। सर Na प्लस। अरे मैं कह रहा हूँ सर आराम से Na सोचो। प्लस। ठीक है, कोई बात नहीं, Na प्लस हो सकता है, सही आंसर है, लेकिन आराम से सोच लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, वेरी गुड। Na प्लस का होगा सबसे छोटा साइज। उसके बाद किसका होगा जी बड़ा? नियॉन। वेरी गुड, नियॉन का होगा। सर नियॉन। उसके बाद किसका होगा जी बड़ा? फ्लोरीन माइनस। सर oxygen फ्लोरीन। फ्लोरीन माइनस का, वेरी गुड। उसके बाद ऑक्सीजन 2 माइनस। माइनस। अरे भाई ज्यादा बड़ा नेगेटिव ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना छोटा होगा। एक छोटी सी सिंपल सी बात है। कब हो रही है ये बात? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब ये मत कहना सर स्पीशीज तो बायो में आते हैं। ठीक है जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से होते हैं? जिसके अंदर अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन सब में, अरे क्या होता है? सेम। सेम होता है, सेम होता है। जी हाँ, जी हाँ। अब ज़रा मुझे बता दो, क्या सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आज की क्लास मुझे लगता है कि बाकी क्लास से ज़्यादा अच्छी लग रही है बच्चों को, क्योंकि आज सर, आ रहा सब है। लोग थोड़े ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जवाब दे रहे हैं टाइम पर। अरे भाई सब सही सही चल रहा है? ऑल गोइंग गुड? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, चलो sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल है, एक सवाल है जी। अच्छा देखो ये चीज़ लिख लो, जो कोवेलेंट रेडियस होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, वो एक चीज़ याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से होता है, तो मालूम होगा। यस सर। तो वो ना थोड़ा सा एक दूसरे के अंदर फंसा हुआ होता है, इस तरह से। ठीक है, ये होगा कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, वंडर वाल रेडियस भी मैं बताना भूल गया था। जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ये है, और दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके बराबर में है,
जुड़ा हुआ नहीं है जी, बराबर में है, लेकिन सॉलिड स्टेट है, तो इसका मतलब करीब करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ज़रा सोचो, इसके और इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला होता है जी वांडर वाल, यानी कि इसका a/2। अरे समझ में आई बात? ये हो गया वांडर वाल, ये हो गया आयनिक, वो सॉरी कह रहा हूँ कोवलेंट। अब ज़रा खुद सोचकर बता सकते हो कौन सा छोटा हो सकता है, कौन सा बड़ा हो सकता है? कोवलेंट छोटा हो। वेरी गुड, कोवलेंट छोटा होगा। और बड़ा कौन सा होगा जी हमेशा? अरे वंडरवाल बड़ा होगा, अरे वंडरवाल बड़ा होगा या नहीं? है ना? यस सर। ओके, तो भाई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाई डज द वंडरवाल रेडियस इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द कोवेलेंट रेडियस। वंडरवाल रेडियस हमेशा लिखा है कि हायर होता है, लेकिन पूछा है क्यों? क्यों? असल में बात यह है कि वंडरवाल के अंदर जो अट्रैक्शन होती है वो बड़ी वीक होती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर सर क्वेश्चन एक मिनट दोबारा रिपीट करिए ना। बेटा क्वेश्चन ये है व्हाई डज वंडरवाल रेडियस इज ऑलवेज हायर देन कोवेलेंट रेडियस। वंडरवाल रेडियस ज़्यादा क्यों होता है कोवेलेंट रेडियस से? क्वेश्चन सिंपल सा ये है। तो इसका आंसर ये है कि सर ऐसा होता है बेटा, जो हमारा वंडरवाल फोर्स होती है, वंडरवाल फोर्स, ठीक है, वंडरवाल फोर्स की बात कर लेते हैं, तो वो इंटर मॉलिक्यूलर होती है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, और उनके बीच में डिस्टेंस भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर हम कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एक ओवरलैपिंग मिलती है। क्या मिलती है जी? ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। अभी आप आगे जाकर जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पर आप ये देखोगे कि ये देखो हाइड्रोजन का ये 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s, ये मिलाकर ओवरलैप किया, जिस वजह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे होती है जो ओवरलैपिंग। अगर कार्बन का है, कार्बन की सिंगल, अगर एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो उसकी भी ओवरलैपिंग हेड टू हेड होगी। इट विल बी लाइक एक पी दूसरे पी से ऐसे करके ही बना लेगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो वो क्या होगी जी? वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, वो भी ऐसी वाली। देखो ये, अरे यार तो ढंग से पी नहीं बनता, ठीक है, जैसे ये पी है, तो इसकी जो ओवरलैपिंग होगी, इसकी जो ओवरलैपिंग होगी वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, बिल्कुल ऐसे करके। सर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब जी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। अरे एक ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया, एटम के हिसाब से ओवरलैपिंग। बिल्कुल। ठीक है जी। इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है उसको कहते हैं जी पाई बॉन्ड, और अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। आगे पढ़ेंगे, अभी अभी ज़रूरत नहीं है, मतलब बता दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीज़ें इंटरेस्टिंग होती रहेंगी, केमिकल बॉन्डिंग में चीज़ें और इंटरेस्टिंग होंगी और चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगेंगी। सर जी हाँ, अगर आयोनिक का भी कंपेयर करें तो? आयनिक का अगर कंपेयर करेंगे तो आयनिक का जो होगा ना, देखिए वो एक एटम है, वो दूसरे एटम से बिल्कुल उसके बिल्कुल टिप से जुड़ा हुआ है, जैसे टेंजेंट होता है ना, बिल्कुल टिप से जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो सबसे छोटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग की वजह से इतना होना चाहिए था, लेकिन ओवरलैपिंग होने की वजह से और करीब आ जाएगा। लेकिन आयनिक जो होगा, वो आयनिक तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना, एक बॉन्ड थोड़ी है, वो तो इट्स टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहे हैं जैसे ये भी फेस है और ये भी फेस है। ठीक है, चलो ओके। अब एक और क्वेश्चन, एक और प्यारा सा क्वेश्चन, और आई थिंक नहीं अभी तो टाइम है क्लास में, एक मिनट।
एक अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन ये है। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना, अगर छोटा सा कोई एक एटम है, भले ही कोई भी हो, अगर एटम कोई छोटा सा है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं या फुली फिल्ड हैं, तो होगा क्या, एक वर्ड डायरेक्ट टर्म आएगा जिसको हम कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉन की ज्यादती की वजह से होती है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेशक हमारी बात बिल्कुल सही है, ऑल्दो द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, हमने आपकी बात मान ली। लेकिन जो हमारा एटॉमिक रेडियाई है वो नोबल गैसेस का थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेलोजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो हम बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। भाई यहां से यहां जाते वक्त जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है जी, वो घट रहा है। लेकिन अचानक से हेलोजन से यहां पर आने पर हल्का सा साइज बढ़ जाएगा, ऐसा क्यों? सोचो। अरे सोचो जी। सर क्योंकि जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं हेलोजेंस के अलावा, तो उनकी न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स को उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए उनका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। बट हेलोजेंस के आउटर यहाँ भी तो इंक्रीज हो रहा है जी। एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 18। सर तो उसके क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए है ना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बट हेलोजेंस में उनके जो स्टेबल हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स कहीं जा नहीं रहे। किसके? तो इसलिए उनके सर हेलोजेंस के एक के इलेक्ट्रॉन कहाँ स्टेबल है? इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर हेलोजेंस के मतलब वो है, वो नोबल गैसेस की बातें कर रही हैं आप? यस सर, नोबल है। नहीं ऐसा ये सर नोबल गैसेस किसकी है? नहीं मैं बताता हूँ। देखिए असल में होता क्या है, अब जरा एक बात बताओ जरा अच्छे से। ये क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सारे के सारे कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? अरे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अरे यस और नो? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? अरे आयनिक बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड। लेकिन आर्गन गरीब जो होता है बेचारा, ये तो किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाता। और अगर किसी से बॉन्ड नहीं बनाता तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर मॉलिक्यूल में होती है उसके साइज की वजह से। ठीक है, अरे इतनी तो बात समझ में आई कि आर्गन के अंदर और किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं होती एक्सेप्ट वंडरवाल। और वंडरवाल का जो रेडियस होता है वो बाकियों से ज्यादा था। अरे अभी तो पढ़ा था बच्चों, इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए हम कहते हैं जी, जो हमारे ये हैं क्या है, नोबल गैसेस, इनका जो रेडियस है वो एज कंपेयर टू हेलोजन ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, इसके अंदर हम वंडरवाल रेडियस निकालते हैं और बाकियों के अंदर हम कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, इसलिए। अरे समझ में आई बात? नो सर। असल में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक मेटल है या नहीं? जिसके वजह से मेटल का अगर बॉन्ड है तो वो मेटालिक बॉन्ड हो गया, और मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है तो वो आयनिक हो गया। आयनिक बॉन्ड। सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन ये नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल के साथ ही बनाएंगे तो ये होगा जी कोवेलेंट, और अगर ये नॉन मेटल के साथ बनाएंगे तो वापस से आयनिक। लेकिन आर्गन जो हेलोजन जो नोबल गैसेस होते हैं, वो नोबल गैसेस किसी से बॉन्ड नहीं बनाते। अब अगर बॉन्ड नहीं बनाते तो इसका मतलब ये है कि ये अकेले घूमते हैं। यस, ये अकेले ही घूमते हैं। लेकिन हर चीज के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होती है।
हर चीज़ के अंदर, जिसको हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से होती है ये भी सुन लो। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है ये वाला और एक एटम है ये वाला, अब ये बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। इसका ये न्यूक्लियस है, अभी अब एटम बड़ा है तो न्यूक्लियस भी थोड़ा सा हैवी होगा, ये इसके साथ भी यही होगा। तो असल में होगा क्या, देखो बच्चों, ये वाला जो न्यूक्लियस है इतना ज़्यादा बढ़िया और पावरफुल है कि जी ऐसा है इसके इलेक्ट्रॉन को भी ये अपने तरफ करीब खींचना चाहेगा, और ये भी न्यूक्लियस इतना प्यारा है जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत हल्की हल्की फोर्स होती है जो एक दूसरे के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने गैसेज होती हैं बच्चों, गैसेज होती हैं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं स्पेस में छोड़ दूं, तो क्या ऐसा होगा कि सारी गैस के एटम इधर उधर भाग जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। क्या होगा जी, वो एक अलग से एक इस तरह का एक ऐसा स्फीयर टाइप एक रैंडम शेप बना के अलग से रहेंगे, जिसके अंदर सिर्फ यही एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, हर चीज़ के अंदर वंडरवाल फोर्स तो होती ही होती है, ठीक है। कहने का सारा मकसद ये है कि हर चीज़ के अंदर वंडरवाल फोर्स होती है जी, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए। होती बहुत वीक है लेकिन होती ज़रूर है। ये वाली बात समझ में आई? अरे खाली इतना समझ में आया कि वंडरवाल फोर्स होती है इंटर न्यूक्लियस के बीच में। क्या, ठीक है जी, वंडरवाल फोर्स होती है हर चीज़ के बीच में होती है जी, चाहे नोबल गैसेस हों चाहे कुछ भी हो। अब इसका जब रेडियस हम निकालते हैं तो इसका रेडियस तो हम सिर्फ वंडरवाल के ही तरीके से निकाल सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। और वंडरवाल का क्या तरीका था जी, वो तो एक एटम से दूसरे एटम के बीच का डिस्टेंस देख रहे थे ऐसे कर, और कोवेलेंट के अंदर तो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं जी मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो छोटा होगा। अरे ये डिस्टेंस तो सिर्फ इतना सा, लेकिन ये डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑब्वियसली कौन बड़ा है, ये वाला। तो हमेशा याद रखना है, मतलब क्वेश्चन को समझाने का मकसद ये है, आर्गन के अंदर वंडरवाल फोर्स होती है, और वंडरवाल फोर्स जहाँ पर होती है तो उसका रेडियस सबसे बड़ा होता है, दैट्स इट। हैलोजेंस के ऊपर क्वेश्चन था ना, कंपैरिजन था ना बेटा। इसका जो रेडियस है वो हैलोजन से बड़ा क्यों होता है? हैलोजेंस में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, आर्गन के अंदर वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, तो जिसका जहाँ भी वंडरवाल होती है वहाँ पर रेडियस ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई आर्गन का ज़्यादा है रेडियस। तो सर क्लोरीन में भी तो वंडरवाल फोर्स है। बेशक क्लोरीन में भी वंडरवाल फोर्स है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आयनिक भी तो है, वो आयनिक कह रहा हूँ, कोवेलेंट भी तो है। सर तो ये सारी फोर्सेस प्लस नहीं हो जाएंगी, कोवेलेंट और ये वंडरवाल? हाँ, इसके अंदर बेशक हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो फिर ये आर्गन से ज़्यादा नहीं हो जाएगा? क्यों होगा? सर इसमें दो फोर्सेस ऐड होने का मतलब तो ये है ना, और करीब करीब आ जाएंगे वो। जितनी ज्यादा फोर्स ऐड होंगी उतने करीब करीब आएंगे, तो इसका मतलब उतना रेडियस कम होगा। ओके सर, ओके। अरे समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। अब तो कोई परेशानी नहीं है किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके ओके, चलो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से उठाते हैं, देखते हैं कि क्या समझ में आया आप लोगों को। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर गिवन है नाइट्रोजन 3 हाँ, एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन -, और सोडियम +।
इसके अंदर क्या चीज कॉमन है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन इन देम, और सेकंड क्वेश्चन ये है इनको अरेंज करना है जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियाई। जल्दी से कर दो। Sir, all of them are isoelectronic species. वेरी गुड, ऑल ऑफ देम आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और सर वॉन्डरवॉल कॉमन है। क्या बेटा क्या कॉमन है? फोर्स की बात थोड़ी हो रही है। इसके अंदर कॉमन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है जी, काउंट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन ये था कि इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई। सर Al3+, Mg2+, Na+, F-, O2-, N3-। ग्रेट, शाबाश। अरे बाकी सबका आया जी? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या कोई है Yes, ऐसा sir. जिसका नहीं आया? एक मिनट। सर कौन से ऑर्डर में लगाना था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। भाई कोई डाउट है किसी को? यस सर। ओके है डाउट, कोई बात नहीं। सर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दी। हाँ तो कोई बात नहीं यार, इंक्रीजिंग में लगा दिया, डिक्रीजिंग में लगा दिया, कोई बात नहीं, ऑर्डर तो है ना, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी। सर तो इंक्रीजिंग में कैसे आता है? अरे इंक्रीजिंग में मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा पहले, सबसे छोटा कौन होगा इसमें? मतलब सबसे छोटा पहले और बढ़ता हुआ बाद में, सबसे बड़ा बाद में। इनमें सबसे बड़ा कौन होगा जी? ये होगा सबसे बड़ा। अरे सबसे बड़ा ये होगा या नहीं? यस सर, लेकिन और लेकिन सबसे सर छोटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ये सब Na+, तो। है ना सर? दोबारा बोलिए। और सबसे छोटा Na+। हाँ सबसे छोटा जो है ये Al3+ होगा जी, सबसे छोटा। ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज द साइज विल बी द लोएस्ट, हायर द नेगेटिव चार्ज द साइज विल बी द ग्रेटेस्ट। ओके, यस तो सर। सबसे छोटा होगा जी आपका Al, एल्यूमिनियम 3+। उसके बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। Mg2+, उसके बाद कौन आएगा? Na+, उसके बाद फ्लोरीन F माइनस, माइनस, O2 O2 माइनस, माइनस, Na3 N3 माइनस, minus. N3 माइनस। सॉरी N3-। ओके ओके, चलो जी, यहाँ तक बच्चों के मोस्टली चीज़ समझ में आई हैं। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप रिएक्टिविटी कैसे एक्सप्लेन करते हो? रिएक्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू सर कोई एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में किस तरह पार्टिसिपेट करेगा। जी हाँ, वेरी गुड।
gain or loss of electrons. वेरी गुड, गेन ऑफ द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रिएक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है। कोई भी चीज़ कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रही है या निकाल रही है वो उसकी रिएक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन जो है हमारा बहुत ही खतरनाक है, जो कि सबसे पहले नज़र बचते ही सबसे पहले जी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसलिए फ्लोरीन विल बी द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। दूसरे की बात करें जी, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन इसके लेने के ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पता कैसे लगेगा जी कौन पहले इलेक्ट्रॉन लेगा कौन बाद में लेगा? देखो, रिएक्टिविटी जो है सबसे पहली बात मैटर करती है साइज पर। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, ठीक है? जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सोडियम की और मैग्नीशियम की, अब यहाँ पर चलो एक काम करो, इसमें साइज निकाल दो, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रखो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ये आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम है और मैग्नीशियम है, मुझे बताओ सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है? सबसे पहले बताओ, मेटल है या नॉन मेटल? वन निकालता है। मेटल है और मेटल का काम इलेक्ट्रॉन निकालना होता है या लेना होता है? निकालना होता है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा सोडियम? वन निकालेगा जी। इसका मतलब ये है ये एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। दैट्स इट। मैग्नीशियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये भी बात तय है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इनमें से मैग्नीशियम और सोडियम के अंदर किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है? पहली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कम है ना। इसका मतलब सोडियम कम एनर्जी के साथ काम कर जाएगा। इसका मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सोडियम। तो मेन चीज हमारी रिएक्टिविटी जो हो गई वो आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। सारे पॉइंट को भूल जाओ, सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी याद रखो कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अभी तो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकालने की बात हुई है, अभी बात होगी इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है, अभी बात होगी इलेक्ट्रॉन देने की, वो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, और आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हो जाना चाहिए फिनिश। ठीक है, तो वो भी रिएक्टिविटी को डिफाइन करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों चीज़ें रिएक्टिविटी को डिफाइन करती हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो भी साइज पर डिपेंड करती है, जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो आज की क्लास में आई थिंक सबके समझ में आया होगा कि हमने जो जो पढ़ा। क्या कोई डाउट है किसी को? नो सर। एवरीथिंग इज गोइंग नाइस? यस सर। ठीक है, कोई और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। सर एक बार जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। जर्नलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sir, is that possible? ओके सर, हाइड्रोजन छोटा है सबसे, इट शुड बी मोस्ट रिएक्टिव। बेशक बिल्कुल सही बात आपने कही, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था लेकिन नहीं होता। बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन चाचा हमारे बड़े दोगले किस्म के। दोगले क्या, उनके तो 3 फेसेस हैं। वो इलेक्ट्रॉन निकालते भी हैं जब उनका दिल करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं जब उनका दिल करता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर लेते हैं। तो हाँ ठीक है, जर्नलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे थे आप। हाँ, तो जर्नलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं फिर। अगर एस ब्लॉक की बात की जाए तो उसके अंदर सिर्फ NS1 to 2 ये होता है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नलाइज, सिर्फ S का। अगर मैं P की बात करूँ तो N के अंदर ही S होगा जिसके अंदर टोटल पूरे होंगे 2। उसके बाद आएगा हमारा NP जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद आएगा जी हमारा D। तो D के अंदर होता क्या है, NS 1 से लेकर 2 तक दोनों हो सकते हैं, और N-1 के अंदर हमारा D होगा जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये होता है हमारा जर्नलाइज फॉर D। अगर मैं
एग्जाम्पल दूं तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं 6s1, ये हो गया हमारा सीजियम 6s1, सिंपल सी बात है, ns1 और ns2 भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं p की बात करूं तो p की बात भी आप कर सकते हो जी, फॉर एग्जाम्पल 2s2 2p5, ये हो गया मेरा फ्लोरीन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया मेरा 3s2 3 4 इसमें तो होता नहीं, 4s2 और 3d2, ये क्या हो गया जी, टाइटेनियम, ठीक है। सर जी हाँ, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं आ रही है? पी मर्जी वाले है। में 1s2 भी आएगा। हाँ बेशक 1s2 भी आएगा, लेकिन इसकी जगह मैं हीलियम लिख सकता हूँ, सिर्फ हीलियम। उसका रीज़न ये है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 1s2, तो उसकी जगह सिर्फ मैं अगर हीलियम लिख दूँ तो काम चल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 पूरा आना चाहिए, लेकिन इसकी जगह मैं सिर्फ आर्गन लिख सकता हूँ, क्योंकि 3p6 की जगह आर्गन आता है और आर्गन के बाद मैं ये लिख सकता हूँ। नोबल गैसेस को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं शायद इसे, नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है जी। यस सर। ओके सर। सर व्हाट आर वाइट होल्स का इतना आइडिया नहीं है भाई, वाइट होल्स के बारे में नो आइडिया अबाउट दैट। और कोई अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ये चीज़ सबको समझ में आई जो हमने आज पढ़ी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? सो जिनका इलेक्ट्रॉनिक 100 से ज़्यादा होता है उसी में IUM लगता है, हाँ, अनियम लाइक दैट। जिनका नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होता है उनके नाम पर लगता है। सर शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन बता दीजिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड।